हुंजा नगर में अगर आप 3 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 1.7 मिलियन गिलगित बल्तिस्तान का जो पानी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो 100% है, जिसमें इकोली जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वायरसेस पाए जाते हैं जो कि पीने के लायक नहीं है और मोस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस में ही ये हाल है। को अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ अली है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान का ज़ेर यासीन से है और इस वक्त मैं जर्मनी के शहर बॉन में मुकीम हूँ। मैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ। 2018 से लेके अब तक मैं क्लाइमेट एक्टिविज़्म कर रहा हूँ और मेन स्ट्रीम एक्टिविज़्म के साथ साथ मैंने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और कम्युनिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन में एज अ पॉलिसी एडवाइज़र काम भी किया है। जर्मनी में पिछले 2 साल से मैं जर्मन वॉच नामी एक थिंक टैंक के साथ काम कर रहा हूँ जो कि पॉलिसीज़ बनाती है क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़, स्पेशली क्लाइमेट लिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट और कम्युनिटी रेजिलियंस। उसी के साथ साथ नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स और नैप्स को मद्देनज़र रखते हुए हर मुल्क की एक रैंक बनाती है जिसको हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने क्लाइमेट चेंज को बहुत करीब से और गौर से देखा, क्योंकि 2010 में जब मैं सिर्फ एक 7 साल का छोटा बच्चा हुआ करता था, क्लाइमेट चेंज ने पहली बार पाकिस्तान को, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान को हिट किया और वो डिज़ास्ट्रस फ्लड्स, वो डिज़ास्ट्रस मॉन्स्टर्स समर्स शायद सभी को याद होंगे। एज अ किड, एज अ चाइल्ड मुझे वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करता है और इसीलिए उस ट्रॉमा को अपने साथ लेते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को जो आगे क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिनकी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है, जिनकी जो वहाँ से हिजरत करने वाले हैं, जिसको आप माइग्रेशन, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन कहते हैं, क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें और अपनी कम्युनिटी के लिए, ख़ास करके गिलगित बल्तिस्तान के लिए, क्योंकि हम ना सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से घिरे हुए हैं, बल्कि हम कुछ टाइम बॉम्ब्स से भी घिरे हुए हैं जिनको फ़िलहाल तो हम ग्लेशियर कह रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मामला खड़ा कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक हसीन वादी है, ना सिर्फ ये अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मकबूल है। ना सिर्फ यहाँ की मेहमान नवाजी बल्कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का एहतमाम वहाँ का बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलनशीन है और इस फ़रेब के पीछे शायद हम इस बात को भूल गए हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी एक एक तब्दीली हमारे इर्द गिर्द मंडला रही है।
मोर देन 15 ईयर्स और हमें अभी तक इसका कोई ख़ास इल्म नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में शायद आपको ये मालूम हो कि हमारे जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। ये ग्लेशियर्स ना सिर्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जिनको हम ग्लॉफ्स कहते हैं की फॉर्म में आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ की लोकल जो इंडिजिनस लाइफ है उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो वाटर सिस्टम है, जो वाटर रिजर्वर्स है, उनको बहुत तेज़ी से कम करने लगे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मौसमियाती तब्दीली, जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो वहाँ का दर्जे हरारत है, उसका बढ़ना, ना सिर्फ उसका बढ़ना बल्कि एक ख़तरनाक हद तक बढ़ना उस इलाके के लिए एक मॉन्स्ट्रस फ्यूचर की इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम रिसेंट जो वाक़यात, जो क्लाइमेट चेंज, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स वहाँ पे अकर हो रहे हैं, अगर उनकी तरफ हम गौर से देखें तो मार्च अप्रैल में हमारे पास वाटर स्कार्सिटी होती है। उसके पीछे ये राज है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास जो ग्लेशियर का पानी है वो टाइम पे नहीं पिघलता। फिर जब मई, जून, जुलाई का महीना आता है तो फिर ये जो सारे ग्लेशियर्स है ये एक साथ पिघलना शुरू हो जाते हैं। इनके पिघलने से ना सिर्फ ग्लेशियर लेक्स बनते हैं, झीलें बनती है, बल्कि ये उन स्लोप्स को, उन डर्बिस फोर्स्ड स्लोप्स को तोड़ती हुई लोगों के घरों, मकानात, उनकी फसलें, उनके दरख्त, उनके कैटल्स, उनके जितने भी उनकी जमा पूंजी जो भी है वो सारा अपने साथ बहा के ले जाता है। अब एक और चीज़ बहुत ख़तरनाक है, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो पैटर्न है, इसकी वजह से पाथ होल्स बनना स्टार्ट हो गए, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। अभी इस पे और रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज में पाथ होल्स या लोकल टेम्परेचर में पाथ होल्स बनना स्टार्ट हो गए। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो हुंजा नगर में अगर आप 3 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक ड्रास्टिकल टेम्परेचर चेंज एटलीस्ट 3 to 4 डिग्री सेल्सियस आपको एक चेंज नज़र आएगा, जो कि एक बहुत ही नई चीज़ है साइंस के लिए भी और उस इलाके के लिए भी एक नई चीज़ है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स सिर्फ रिट्रीट नहीं हो रहे या सिर्फ पिघलते हुए पीछे नहीं जा रहे, बल्कि इनका जो मास है, इन ग्लेशियर्स का जो मास है वो एक ख़ास टॉप पे या जो एलिवेशन है, हाई एलिवेशन से वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब वहाँ पे ये अपना मास उस रीजन में एक्यूमुलेट कर रहा है जहाँ पे ये और ख़तरनाक बन रहा है। फ़िलहाल तो रीजन में ये है कि जो ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड्स है वो एक ख़ास एब्लेशन पॉइंट से बहती हुई दरिया के साथ मिल जाती है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये ग्लेशियर्स पीछे रिट्रीट होती जाएंगी और कुछ ग्लेशियर्स ऑलरेडी रिट्रीट हो चुकी है, जिस तरह हमारे पास शिशपर ग्लेशियर है, मेनापिन ग्लेशियर, इनकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब एक्यूमुलेशन पॉइंट पे ये एक बड़ा मास क्रिएट करेंगी, तो फिर इनका फटना ना सिर्फ इलाके के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि किलोमीटर्स पे फैले हुए ये ग्लेशियर्स है। हमारे पास 7,000 ग्लेशियर्स है गिलगित बल्तिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान को द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल के अलावा अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है तो वो पाकिस्तान है। और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से अगर हम डेटा को देखें तो 2050 में एटलीस्ट 40% ऑफ द ग्लेशियर जो कि वाटर रिजर्व्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट्स हमें डायरेक्ट फील हो रहे हैं अभी, कुछ इफेक्ट्स इनडायरेक्ट हैं बट वो फ्यूचर में फील होंगे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट वहाँ की लोकल कम्युनिटी पे पड़ता है। जो कम्युनिटीज़ लवर रिपेरेंट रीजन्स में रहती है उन पे डायरेक्ट इफेक्ट इस तरह वो डाल देता है कि उनकी एग्रीकल्चर के लिए एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। सेकेंड चीज़ ड्राइनेस आती है। ड्राउट आपको बीमारियों का एक तोहफा दे के जाता है, तो आपकी लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं रहती एंड दैट ब्रिंग्स क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। और रिसेंटली मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ जिसमें मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था, एंड माइग्रेशन इंटेंट जो है, जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक टर्म्स में हम उसको माइग्रेशन इंटेंट इंडेक्स कहते हैं, और अगर उसको लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो लोग जो उस इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस तरह के ग्लोव्स आते रहेंगे और क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो रहा है, तो ना वो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं, ना वहाँ पे कोई सस्टेनेबल लाइफ है, तो वो वहाँ से मूव होना चाहते हैं। तो ये जो क्लाइमेट माइग्रेशन इंटेंट है, 70%
70% यूथ में पाया जाता है, विच मीन्स कि यंगर एज के जो लोग हैं वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, विच इज़ अगेन अ ब्रेन ड्रेन। अब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग गिलगित बल्तिस्तान। इसी तरह अगर आप हमारे ग्लेशियर लेक्स की बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रीजन्स है जो अभी भी सेफ है। वो सेफ इस वजह से है क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो बहुत से अक़साम के लेक्स बनाता है, झीलें बनती है। कुछ हमें नज़र आती है झीलें, बड़ी झीलें बनती है जो हमें नज़र आती है। कुछ झीलें ऐसी होती है कि छोटा-सा डरबिस का उसके सामने, डरबिस का मतलब ये है कि वो जो अ सैंड पार्टिकल से या फिर स्टोन पार्टिकल से उससे घिरा हुआ एक छोटा-सा लेक बनता है जो कि फटता है, एंड देन यू हैव द ग्लेशियर लेक और फ्लड्स, जो कि अभी अताबाद लेक के ऊपर जो ग्लेशियर फटता है उसका एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। लेकिन बहुत सारे लेक्स गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स के अंडर बने हुए हैं, व्हिच मीन्स या तो वो उस थिन आइस के अंदर ग्लेशियर्स बन चुके हैं, या फिर वो ग्लेशियर के अंदर ही कोई स्टीप जगह है जो कि अभी भर रहे हैं। व्हिच मीन्स कि जितना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वो उभरते हुए आएंगे, एंड एक ऐसा टाइम आएगा, गॉड फॉरबिड 2-3 साल 4 साल बाद, वो पूरा ग्लेशियर ही लेके, जिस तरह स्विट्जरलैंड बासल में हुआ था, पूरा एक ग्लेशियर एक माउंटेन रेंज को लेके कम्प्लीटली एक वैली को तबाह कर देता है, एंड देन पीपल हैड टू एवेक्यूएट। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो टूरिज्म है, जो अनप्लान टूरिज्म है, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, फॉर द रीज़न के 2025 में अगर आप डेटा उठा के देखें, टूरिस्ट्स जो आउटसाइडर्स वहाँ पे छुट्टियां मनाने आते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, 2 मिलियन पीपल विजिटेड गिलगित बल्तिस्तान अलोन इन 2025। अभी हमारा एंड भी नहीं हुआ टूरिस्ट सीजन, अभी स्टिल देयर आर गोना बी मोर पीपल, और टोटल पॉपुलेशन गिलगित बल्तिस्तान के रजिस्टर्ड 1.7 मिलियन है। तो अब आप मुझे बताएं कि यार वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी कैसे नहीं होगी, एडुकेट वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली लिटर डाउन होगा, और पानी के जो ज़खायर है उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि शायद आपको पहले से मालूम हो, बट मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो पानी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो 100% है, जिसमें इकोली जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वायरसेस पाए जाते हैं, जो कि पीने के लायक नहीं है, और मोस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस में ये हाल है, स्पेशली हुंजा रीजन जो है, वहाँ का पानी कराची के पानी से भी गंदा है। तो आप फ्यूचर को अगर आप प्रिडिक्ट करें इसके बेस पे, जो करंट डेटा हमारे पास है या जो करंट सिचुएशन है, तो वो बहुत मॉन्स्ट्रस है, बहुत डिजास्ट्रस है। ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज थ्रू आउट द ईयर आपको डिजास्टर्स दे रहा है, मार्च में वाटर स्कार्सिटी, जून जुलाई में ग्लोव्स, अगस्त में मॉनसून बारिशें, फिर फ्लैश फ्लड्स, अक्टूबर नवंबर में आपके पास हार्श एंड कोल्ड विंटर्स, ड्राई विंटर्स, और फिर आपके पास दोबारा ड्राउट्स इन मार्च अप्रैल। और जो 3 क्रॉप जोन्स थे या 2 क्रॉप जोन्स थे, गिलगित बल्तिस्तान में मोस्टली एरिया जैसे चिलाज रीजन हो गया, ये 2 क्रॉप जोन्स थे। अब आपने रिसेंटली देखा कि 48 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑफ साइंस उस रीजन में टेम्परेचर पहुंचा है, विच मीन्स कि अब वो 3 क्रॉप सीजन होगा। सुनने में अच्छा लगता है 3 क्रॉप सीजन, 3 फसलें उग सकती है वहाँ पे, लेकिन कीड़े मकोड़े वहाँ पे फसलों को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कीड़ों की एक माइग्रेशन होगी उस रीजन में। ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी, जो पहले से वहाँ पे क्रॉप्स बनती थी, जैसे अखरोट के दरख्त गिलगित बल्तिस्तान के सिटी में हुआ करते थे, अब वहाँ पे अखरोट के दरख्त है तो सही, लेकिन अखरोट पकते नहीं हैं, वो अंदर से काले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर शिफ्ट। तो ये इफेक्ट्स है रीजन्स पे क्लाइमेट चेंज के। तो जो 2 क्रॉप जोन है वो 3 क्रॉप जोन बन जाएंगे, जो 1 क्रॉप जोन है वो 2 क्रॉप जोन बन जाएंगी, विच मीन्स ड्रास्टिकल 1.3 से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगी। तो अगर ये टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होती है, हमारे पास लो एलिवेशंस में ऑलरेडी ग्लेशियर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हाई एलिवेशंस पे जो वाटर रिजर्व्स हमारे पास अभी मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, विच मीन्स वी आर थ्रेटनिंग 1.7 मिलियन पीपल ऑफ दैट रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। टूरिस्ट्स जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस होगी, फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, उनके लिए फैसिलिटीज़ बिल्ड की जाएंगी। जैसे हमारे पास एक निजी होटल है अताबाद लेक के ऊपर, एक रिजॉर्ट है जो हमेशा सुर्खियों की जीनत बना रहता है। उनका ये क्लेम है कि जो सिवेज का पानी है वो अंडरग्राउंड वो डंप कर देते हैं,
अगर उनको शायद जियोलॉजी का थोड़ा बहुत अगर उनको आइडिया हो, या जिन्होंने उनको एनओसी दिया है उनको थोड़ा सा आइडिया हो, तो शायद उनको ये बात भी पता होगी कि हाइड्रोलिक मूवमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाइड्रो मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, कि पानी किस किस्म के की ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है और उसकी मूवमेंट कितनी फास्ट या कितनी स्लो हो सकती है। और अगर आप गूगल ही उठा के देख ले, कोई आपको साइंटिफिक रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अताबाद लेक के शोर्स पे जितनी भी ज़मीन है वो परमिएबल है, विच मीन्स के ज़्यादा जो वाटर कंटेमिनेटेड वाटर है या जितना भी वाटर सोर्स फ्रॉम आउटसाइड आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अलाउ करता है कि वो फ्लो करे उस वाटर सोर्स में, इवन इफ दे आर डंपिंग द वाटर अंडरग्राउंड। 100 मीटर्स भी उसका फासला नहीं है अथावार लेक से, विच इज़ कमिंग बैक टू दैट लेक। और ना सिर्फ वहाँ की मैरिन लाइफ को, बल्कि पूरे सस्टेनेबिलिटी को वो अफेक्ट कर रहा है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ उन एनओसी देने वालों को, मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने उस रिजॉर्ट के लिए एनओसी प्रोवाइड किया है, जो कि रिस्क जोन में आता है। ग्लोफ के लिए रिस्क जोन है वो, वन ऑफ द वल्नरेबल रीजन्स फॉर फ्लैश फ्लड्स, वन ऑफ द वल्नरेबल रीजन्स फॉर लैंड इरोजन। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप अपने हेरिटेज पे, वो एक हेरिटेज है आपका, रिजर्वर्स, वाटर रिजर्वर्स आर हेरिटेज, ग्लेशियर्स आर योर हेरिटेज, योर कल्चर। अगर उनके पास आप इस तरह की चीज़ों को अलाउ करेंगे, एनओसी देंगे, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस इट्स गोना बी रियली डिजास्टर्स फॉर द रीजन। यूथ मेरी सबसे ज़्यादा जो करीबी, मैं कहूँ मेरे दिल के करीब जो भी कम्युनिटीज़ है, उनकी यूथ से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वक्त रहते, टाइम रहते, आप अपने रिसोर्सेज को संभालें। आप कोशिश करें कि रेजिलियंस बिल्ड करें उसके अगेंस्ट। वो आपके रिसोर्सेज है, वो आपके एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज है, वो आपके आबा व अजदाद के रिसोर्सेज है। अगर आप क्लाइमेट चेंज को अभी सीरियसली नहीं लेते, और अगर आप क्लाइमेट चेंज को एक फर्दर एक फ्यूचर प्रॉब्लम समझते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उस रीजन में सस्टेनेबिलिटी को, एटलीस्ट फॉर मी एज अ क्लाइमेट, एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एज अ स्टूडेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़, मुझे उस रीजन में कोई सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। विद इन 2030 2040 आप इफेक्ट्स को और बढ़ता हुआ देखेंगे, एंड विद इन 4 डेकेड्स 5 डेकेड्स मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ना सिर्फ ग्लेशियर्स के फटने से, बल्कि वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी, वाटरबोर्न डिजीज़ेज़ होंगी, वहाँ पे अनपैटर्न मॉनसून रेन आएगा, वहाँ पे आपके पास ड्राई माउंटेन्स है तो लैंडस्लाइडिंग होगी, वहाँ पे आपके पास टूरिस्ट का फ्लक्स आएगा और आपको वहाँ रहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। कार्बन एमिशंस, जो गाड़ियाँ आती है, जो टूरिस्ट आते हैं, वो अपने साथ कार्बन एमिशंस लेके आते हैं, तो आपका वहाँ पे रहना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। मेरा यही पैगाम होगा तमाम यूथ के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, कि हम हमेशा फ़ख्र करते हैं कि हमने डोगरा राज से इंडिपेंडेंस ली है। 1 नवंबर को हम हमेशा लिबरेशन डे मनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, यानी हम लैंड राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, यानी हम क्लाइमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, यानी हम सस्टेनेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, या नहीं। उस रीजन में अगर सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए, तो अभी से आप अपने सस्टेनेबल पॉलिसीज, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, ना सिर्फ डेमोक्रेटिक सस्टेनेबिलिटी, बल्कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी सस्टेनेबल होने चाहिए। आपकी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप पॉलिसीज़ के लिए आप थ्राइव करें वहाँ पे। आप क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड माइग्रेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ पे, जितने लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे, उस रीजन की जो जनरल सस्टेनेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो अनसस्टेनेबल होगा। तो मेरा यही पैगाम है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अवाम के लिए, और गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास करके नौजवानों के लिए, मेरी माएँ बहनें, और ख़ास करके जो नौजवान डाउन सिटीज़ में रहते हैं, जिनको क्लाइमेट चेंज का पता है, जिनको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स का पता है, उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि अगर आप सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स के लिए आज नहीं बात करेंगे, अगर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स के लिए आज नहीं अपने घरों से बाहर निकलेंगे, आज इन माफिया जो रिज़ॉर्ट्स बना रहे हैं, जो आपकी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो ग्लेशियर्स पे ट्रैक एंड टूर्स कर रहे हैं, अगर आप इनको आज नहीं रोकेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप
गिलगित बल्तिस्तान का कोई सस्टेनेबल फ्यूचर देख पाएंगे आगे। यूरोप में मैं वो सारे इफ़ेक्ट्स देख रहा हूँ जो गिलगित बल्तिस्तान में हमें लाहक है, और यूरोपियंस की जो सस्टेनेबिलिटी स्ट्रक्चर्स है, यूरोपियंस की खास करके जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, जो वो लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जो प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट उनकी होती है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। हमारे पास प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ही नहीं। जिस तरह आपने सवात में है, जिस तरह आपने कलाम वैली में, जिस तरह आपने केपी में, जिस तरह आपने बलूचिस्तान में, सिंध के इंटीरियर रीजन्स में 2022 के फ्लड्स में, मैं खुद फ्लड रिलीफ एक्टिविटी का हिस्सा रहा हूँ और मैंने देखा है कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी तमाम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से कि ये जो ग्लेशियर्स है, ये आपके हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे आबा व अजदाद के ग्लेशियर्स हैं, ये हमारा असासा है। और अगर हम आज इनके बारे में सीरियस नहीं होंगे, अगर हम आज क्लाइमेट चेंज के बारे में गिलगित बल्तिस्तान में बात नहीं करेंगे, हम इसको एक फ्यूचर प्रॉब्लम समझेंगे, टूरिस्ट जो अनसस्टेनेबल टूरिज़्म है उसको हम आज के लिए सेलिब्रेट करेंगे और हम कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, तो ये कल को हमारे लिए इतना बड़ा इशू बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं एक क्लाइमेट स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज का स्टूडेंट, एक एक्सपर्ट के तौर पे ये ओपिनियन दे रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में रहना नामुमकिन होगा। ना सिर्फ रहना, बल्कि वहाँ पे लाइफ इमेजिन करना भी नामुमकिन के बराबर होगा अगर आप आज इस बात को सीरियसली नहीं लेते। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह हम सब मिल के गिलगित बल्तिस्तान को एक खुशहाल और ख़ूबसूरत और बेहतरीन टूरिस्टिक एरिया बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ना सिर्फ बेहतरीन इलाका, बल्कि एक बेहतरीन कल्चर की भी नुमाइंदगी करते हुए, हम इंडिजिनस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे आबा व अजदाद के पास जो इल्म था, उसको इस्तेमाल करते हुए इस रीजन को सस्टेनेबल बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपना जो भी किरदार है वो हर फोरम पे अदा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।